निकल के आया था हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का स्टडी। कंपैरेटिव मेथड, इसके बारे में मैं थोड़ा 2-4 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं। कंपैरेटिव मेथड जो था वो बेसिकली कंपैरिजन है फोनेटिक और मॉर्फेमिक जो फीचर दो लैंग्वेज में होता है उसके बीच। और ये दो लैंग्वेज कैसे लैंग्वेजेस हो सकते हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, जो रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आज जैसे हिंदी और बांग्ला कॉमन एंसेस्टर अगर हम संस्कृत माने तो ये दोनों मिलता जुलता है, इसके शब्द हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे जो सिमिलर भाषाएं हैं या लैंग्वेजेस है, उनके साउंड सेगमेंट्स को अगर हम साउंड चेंज लॉ के हिसाब से, फिनोलॉजिकल या फोनेटिक लॉ के हिसाब से देखेंगे तो ये सिमिलैरिटीज बाहर निकल के आता है। उद्देश्य इसका यही था कि सारे लैंग्वेजेस का यूरोप में जैसे जर्मनिक लैंग्वेजेस मतलब इंग्लिश, जर्मनिक, रोमांस लैंग्वेजेस जैसे इटालियन, फ्रेंच एक्सेट्रा, इन सारे लैंग्वेजेस के वर्ड, कॉग्नेट वर्ड्स जिसे हम बोलते थे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, सिमिलर वर्ड्स, उनको एनालिसिस करके साउंड चेंज या फोनेटिक फोनोलॉजिकल लॉ के हिसाब से एनालिसिस करके उसका जो एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि एंसेस्ट्रल लैंग्वेज फॉर बोथ लैटिन एंड संस्कृत, तो तब का ये थ्योरी था। उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए ये कंपैरेटिव मेथड फॉलो किया जाता है। इसमें एक मैंने जो कहा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड है, जो मैंने मेंशन नहीं किया, ये बहुत डिटेल में है। तो इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन मेथड में बेसिकली मैंने जैसे कहा कि कॉग्नेट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल किनशिप वर्ड, रिलेशनल वर्ड जो हम आपस में ह्यूमन रिलेशंस के लिए हम बनाते हैं, उसको एक एग्जांपल है वो, उसको लेते हैं। फिर उसमें हम कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझ लीजिए इंग्लिश और लैटिन में हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो कुछ सारे वर्ड हमने ले लिया। इंग्लिश में 10 या 2 या टूथ, और लैटिन में उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड डेसेम, जो 10 बेसिकली, टू, डुओ, डुओ इज लैटिन फॉर इंग्लिश टू, एंड टूथ उसका मतलब है डेंट। अभी भी इंग्लिश में डेंटल यूज होता है दांत के बारे में जब बात करते हैं। तो ये इनके साउंड में बहुत सिमिलैरिटी दिख रहा है शुरू के जो सिलेबल्स है उसमें। तो इसको, इन दोनों को पहले ग्रुपिंग करके, कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रुपिंग करके, जिसे कॉग्नेट्स कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन फोनेटिक्स में बहुत यूज होता है, इट्स वेरी यूज्ड टर्म इन देयर। उसके बाद उसमें साउंड चेंज लॉज, फोनोलॉजी में साउंड चेंज के लॉ होते हैं, उसको यूज करके हम दिखाते हैं कि ये जो शब्द है जो लैटिन का द था, ये इंग्लिश में आके त हो गया। हम इसे हिंदी के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे अगर हम आज देखें तो 10 को हम 10 बोलते हैं। हेलो, इज माय वॉइस क्लियर नाउ? हेलो, Yes, continue please. इज इट क्लियर? Yeah, सुनाई दे yeah, रहा है सर? yes, continue. अच्छा अच्छा अच्छा। सो अगर हिंदी को कंपेयर करें इंग्लिश के साथ यहाँ पे, या ज्यादा से ज्यादा मतलब बेहतर होगा लैटिन से कंपेयर करें, तो डेसम उसको, या दसम उसको हम 10 बोलते हैं। दुओ हम 2 बोलते हैं। दांत हम भी बोलते हैं जहां पे लैटिन में डेंट बोला जाता है। तो कंपैरेटिव मेथड का जो ये सिस्टम था, देखा जा रहा देखने को ये मिल रहा है कि सिमिलैरिटीज तो कुछ है, तो एक कॉमन एंसेस्ट्री का हिसाब वहां से निकल भी सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो एनालिसिस जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं कंपैरेटिव मेथड के साथ और कंपैरेटिव मेथड के हिसाब से या जरिए से, वो एक विजिबल से अनविजिबल के तरफ, इनविजिबल के तरफ जा रहा है। मतलब जो दिख रहा है हमें, उससे हम एक थ्योरी के तरफ जा सकते हैं। यही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मेथड और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का डोमेन था। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes, sir. हाँ Go ahead. हाँ, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कुछ एमिनेंट फिलोलॉजिस्ट के नाम, जो भारत तात्विक भी थे, मतलब इंडोलॉजिस्ट भी थे। उस जमाने में इंडोलॉजिस्ट ही भाषा तत्व के बारे में या फिलोलॉजी के बारे में फिलोलॉजी में काम करते थे। और ये यहाँ पे जितने भी नाम हैं, जैसे गैस्टन लॉरे कॉर्डू या फ्रिडरिश श्लेगल, ये सब ये फॉर एग्जाम्पल गैस्टन लॉरे कॉर्डू ये भारत में आए थे जेसुइट पादरी के हिसाब से। और यहाँ पे आके सबसे पहले विलियम जोन्स से भी पहले, विलियम जोन्स पहले इंसान नहीं थे जिसने सिमिलैरिटी देखा था। इनफैक्ट गैस्टन लॉरे कॉर्डू थे वो पहला इंसान जिसने सिस्टमेटाइज्ड वे में लैटिन फ्रेंच के साथ
स्पेशली संस्कृत का सिमिलैरिटी लिपिबद्ध किया था, डॉक्यूमेंट किया था। बाद में विलियम जोन्स ने इसको पढ़ा और उसको एक डिसिप्लिन का आकार दिया, जहां से हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स आता है। तो इनके नाम इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रीडरिच श्लेगल वाज अ जर्मन फिलोसोफर, जर्मन फिलोलॉजिस्ट एज वेल एज संस्कृतिस्ट भी थे, बहुत अच्छे संस्कृत जानते। ग्रिम्स लॉ के बारे में हम जितना लिंग्विस्टिक्स पढ़े, अगर हम पढ़े हैं तो हमें पता होगा ग्रिम्स लॉ। रास्मस रस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस बॉप के बारे में हमें पता है, साउंड चेंज लॉज के कुछ साउंड चेंज लॉज इन्होंने बताया था उस टाइम पे। और मैक्स मुलर जो लास्ट में हमने मेंशन किया है, वो तो बहुत प्रख्यात भारत तात्विक है जो फ्रांस बॉप के स्टूडेंट हुआ करते थे। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, शुरू किए थे हम फिलॉलजी से आया हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में हमने देखा कि कैसे विजिबल से इनविजिबल, डेटा से थ्योरी के तरफ हम मूव कर रहे हैं एनालिसिस के जरिए से। एनालिसिस कैसे हो रहा है, कंपैरेटिव मेथड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फोनोलॉजिकल रूल। तब फोनोलॉजिकल रूल नहीं कहते थे, बोला जाता था साउंड चेंज लॉज। तो अभी हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स मतलब अगर हम शुरू करें फर्दिनांड दे ससूर से, तो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल का नाम आता है। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कैसे ससूर के ऊपर या ससूर में पाणिनि का इन्फ्लुएंस, भर्तृहरि का इन्फ्लुएंस था, शायद इस पे चर्चा हो सकता है, चर्चा हुआ भी है, ऐसा नहीं। यहाँ पे चॉम्स्की का भी नाम और पिक्चर है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर लिंग्विस्टिक्स के बारे में पता है तो। चॉम्स्की फेमस सिंटैक्टिशियन है और उनके गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी, मिनिमलिज्म या स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर सिंटैक्स में जो रूल्स के अप्लाई वो करते हैं, उसका सिमिलैरिटी पाणिनियन ग्रामरियन ट्रेडिशन के साथ बहुत ज्यादा है। कहीं कहीं पे एक दफा चॉम्स्की खुद एक लेक्चर में एक राइटिंग में बताए कि पाणिनि का जो सिस्टम है, ग्रामर का जो सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे पहला जेनरेटिव ग्रामर सिस्टम है जिसके ऊपर चॉम्स्की आज काम करते हैं। चॉम्स्की को माना जाता है प्रोपोनेंट ऑफ जेनरेटिव मतलब लिंग्विस्टिक्स और जेनरेटिव सिंटैक्स। तो वो खुद क्लेम कर रहे हैं पाणिनि का सिस्टम इज एक्चुअली परहैप्स द फर्स्ट जेनरेटिव सिस्टम जो लैंग्वेज में आया। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यू फील्ड्स के हिसाब से फोनोलॉजी आया, मॉर्फोलॉजी। जैसे हम पहले सिर्फ फिलॉलॉजी देख रहे थे, अब नए नए डोमेन्स निकल के आए फोनोलॉजी। जैसे फोनोलॉजी कहाँ से आया, छोटे से मतलब I'll tell you in very short. ससुर के साथ साथ एक थे निकोलाई ट्रुबित्स्कॉय जो प्राग स्कूल के थे। प्राग स्कूल बहुत फेमस स्कूल है लिंग्विस्टिक्स में। उसमें द आइडिया ऑफ फोनीम एज द बेसिक यूनिट, फोनोलॉजी का जो बेसिक यूनिट फोनीम है, उसके बारे में पहला तत्व या पहला थ्योरी निकोलाई ट्रुबित्स्कॉय से आया। तो वहां से फोनोलॉजी का शुरू हुआ, हम ये बोल सकते हैं। हम प्राग स्कूल के और एक मेंबर के बारे में बताना चाहेंगे जो थे रोमन याकब्सन। याकब्सन बाद में मतलब मॉस्को से आए थे, बाद में अमेरिका चले गए। ये टाइपोलॉजी पे काम किए हैं, मतलब इनके थ्योरी में टाइपोलॉजी आता है। टाइपोलॉजी आज कोई सब कोई जानते हैं टाइपोलॉजी पे कितना काम होता है। मतलब लैंग्वेज टाइपोलॉजी का मतलब लैंग्वेज का टाइप क्या है, कैसे कैसे वर्ब यूज होता है, कैसे कैसे नाउन्स यूज होते हैं दूसरे लैंग्वेज से, उसका क्या डिफरेंस है, क्या क्या क्लासेस होता है, ये टाइपोलॉजी का मार्केटनेस प्रिंसिपल है, मॉर्फोलॉजी में यूज होता है। और लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल थ्योरी, मतलब लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल को प्रिंसिपल पैरामीटर थ्योरी जो चॉम्स्की ने दिया था 1970 में, उसमें भी लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल का हिसाब आता है कि कुछ सारे प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, कुछ सारे थ्योरीज ऐसे हैं और एलिमेंट ऐसे हैं जो दुनिया के सारे लैंग्वेजेस में हैं, और कुछ सारे ऐसे हैं जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में हैं, सारे में नहीं। यही है प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थ्योरी। बट इसका जो बेसिस है लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, ये आ रहा है रोमन याकब्सन से। तो ट्रांजिशन जो है हो रहा है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में, उसमें ये प्राग स्कूल में फोनोलॉजी आ रहा है, रोमन याकब्सन से लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल और टाइपोलॉजिकल थ्योरी आ रहा है। तो मॉर्फोलॉजी का नया डोमेन खुल रहा है वहां से। हम मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हैलिडे, M.A.K. हैलिडे बहुत फेमस लिंग्विस्ट थे जो 2018 में चले गए।
यूके से फंक्शनलिस्ट अप्रोच का जो प्रवक्ता है, उनका भी काफी भाग रहा इस ट्रांजिशन फ्रॉम हिस्टोरिकल टू मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स में। तो हम शुरू करेंगे इसके बाद ससुर और पाणिनि को लेकर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पाणिनि का हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। संस्कृत के सारे छात्र हैं यहाँ पे, तो उनके सामने पाणिनि के बारे में बोलना मतलब थोड़ा सा संकोच हो रहा है मुझे। फिर भी हिस्टोरिकली 6th सेंचुरी माना जाता है, उसमें डिबेट हो सकता है, पर अभी तक का हिस्ट्री से 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट गांधारा जिसे हम कहते हैं वहां पे इनका जन्म हुआ। पाणिनि या पतंजलि के महाभाष्य में इनको दक्षिपुत्र पाणिनि कहा गया है। मेजर वर्क के बारे में जो अष्टाध्यायी है, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्पैक्ट साइंटिफिक डॉक्यूमेंट विद without sacrificing the completeness of the thing, ऐसे कहा जाता है। इम्पोर्टेंट अगर हम इनका इसका इम्पोर्टेंस लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से या फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से देखेंगे तो एक जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि एक टेक्निकल मेटा लैंग्वेज का यूज होता है। पाणिनि ने एक टेक्निकल मेटा लैंग्वेज का यूज किया है सिंटैक्स, मॉर्फीम एंड मॉर्फोलॉजी एंड लेक्सिकॉन के लिए। इसमें सिमिलैरिटी है फॉर्मल मेथड्स में। फॉर्मल मेथड्स सिंटैक्स में जैसे हम नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, सेंटेंस के लिए एस, या फोनोलॉजी में जैसे हम फोनेटिक एनवायरनमेंट बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक साउंड दूसरे साउंड में चेंज हो रहा है। ये जो सिंबल के जरिए हम ये रूल्स बनाते हैं उसे ही मेटा लैंग्वेज कहते हैं। और पाणिनि में ये मेटा लैंग्वेज तब से है, इसीलिए ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है, मैथमेटिकल सिस्टम है। इनहेरेंट इन इट्स अप्रोच आर द कॉन्सेप्ट ऑफ फोनीम एंड मॉर्फीम एंड द रूट। वो हम बाद में डिटेल में थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। फोनीम कैसे, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि शिव सूत्रस में जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है, बेसिकली वो लिस्ट ऑफ फोनीम्स ही है। और फोनीम्स के बारे में बाद में, जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया, कब पता चल रहा है, जब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं इन 20th सेंचुरी। निकोलाई ट्रूबेट्स्काय 20th सेंचुरी के शुरू में वो फोनीम के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाणिनि के ग्रामर में ये पहले से इसका हिंट या पहले से इसका उपयोग हो रहा है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फर्दिनांद ससूर, जो जिसे अभी तो नहीं कहा जाता, पर पहले अभी मानते हैं हम, मान के बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि वो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है। स्ट्रक्चरलिज्म, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म तो माना ही जाता है। तो इनके ऊपर चर्चा करना चाहिए, इसलिए क्योंकि ससूर का जो पोजीशन है वो मिडिल में है। मिडिल कैसे? ट्रांजिशन का जो पीरियड मैंने बताया हिस्टोरिकल से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का, ससूर इनके बीच में आते हैं। ससूर वाज ट्रेन्ड इन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। He was a student of a very famous historical linguist at his point in time. तो संस्कृतिस्ट थे, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने ज्ञानी थे ये संस्कृत। उसके साथ साथ उन्होंने वो जो मैंने पहले भी ये कहा था कि विजिबल से इनविजिबल, डेटा से थ्योरी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, दैट इज वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ फॉर्मल थ्योरी और फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर एनालाइजिंग लिंग्विस्टिक फिनोमेना। तो इसमें इसमें ससूर का बहुत बड़ा भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ससूर के थ्योरी के बारे में, अगर हमें पता है तो हम जानते हैं कि लांग परोल, ये जो लैंग्वेज का होलसम सिस्टम है, इसका दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया था। लंग इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट थिंग, द नोशन ऑफ लैंग्वेज, द आइडिया ऑफ लैंग्वेज दैट इज देयर, दैट इज हिडन विद इन अस। सब स्पीकर के दिमाग में, सब स्पीकर के जहन में ये लंग प्रेजेंट होता है। दूसरे तरफ है पारोल। पारोल इज बेसिकली हम जैसे भाषा को यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, वो पारोल होता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है और इन दोनों का आइडिएशन ससूर से हो रहा है। बाद में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्फोटा थियरी में, जो भर्तृहरिका स्फोटा थियरी है,
ससुर शायद उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होके ही लांग और पारोल के थ्योरी प्रोपाउंड किए। इसके इसके बारे में बहुत सारे वितर्क हैं, पर ये जो डुअलिज्म है लांग और पारोल के बीच में, जो बाद में चॉम्स्की में भी आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, कोई भी थ्योरी एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है, पर इन्फ्लुएंस तो होता ही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, कुछ कुछ स्कॉलर ने ऐसे कहा है, ऐसे सोचा है कि ससुर का जो ये थ्योरी ऑफ लंग एंड परोल है, ये लंग एंड परोल नहीं, सिग्निफायर सिग्निफाइड का जो थ्योरी है, सिग्निफायर सिग्निफाइड दूसरा थ्योरी है, जहाँ पे सिग्निफायर इज द बेसिक नोशन ऑफ समथिंग एंड सिग्निफाइड जो है वो किसी पे, जिस चीज पे हम वो नोशन को आरोप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, वो है सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर इज एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स से जो कलम है हमारे हाथ, उसका एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है, और उसका एक विजुअल है। तो जब ये नोशन और विजुअल को हम कनेक्ट करते हैं, इट्स अ प्रॉपर सिमियोटिक सिस्टम, इसका एक संज्ञाबह सिस्टम तैयार होता है इससे, जो लैंग्वेज, जो बेसिकली लैंग्वेज है। तो ससुर सिमियोटिक्स में एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है। बेसिकली सिमियोटिक्स का शुरुआत ससुर से होता है, ऐसा कहा जाता है। तो लैंग्वेज का या सेमियोटिक्स का या संज्ञापन का जो थियरी है, उसमें ससुर का जो इनपुट्स हैं, उसका इन्फ्लुएंस हम इंडियन सिस्टम में भर्तृहरि में देख सकते हैं, पाणिनि में देख सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। इसमें हम बात देखेंगे कि पाणिनि के इम्पैक्ट जो था नोम चॉम्स्की के ऊपर। ससुर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का शुरुआत ससुर से हुआ या रोमन याकूब्सन से हुआ। उसके बाद का जो थियरी या स्कूल, मेजर स्कूल है, वो है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का स्कूल, जो बाद में निकल के आता है जेनरेटिव स्कूल या संजननी भाषा तत्व का जो स्कूल हम कहते हैं, उस पे नोम चॉम्स्की के ऊपर इन्फ्लुएंस के हिसाब से हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर से पता चलेगा कि स्टैंडर्ड थियरी जो नोम चॉम्स्की का था 1965 में, जहां पे नोम चॉम्स्की ये बता रहे हैं कि हम जब एक सेंटेंस के बारे में सोचते हैं, एक सेंटेंस को हम डिराइव करते हैं, एक सेंटेंस जब निकल के आता है, उसका एक बेसिस होता है। ये कहीं से मतलब अचानक से हम कोई सेंटेंस नहीं बनाते हैं, इसका कोई टूल होता है, एक टाइप का टेक्नोलॉजी हमारे अंदर ही है। इस टूल का बेसिक क्या है? इस टूल का बेसिक है एक लेक्सिकॉन और बेसिक वर्ड्स और रूट वर्ड्स के एक कलेक्शन, सिस्टमैटिक एरे ऑफ लेक्सिकॉन जिसे कहा जाता है। उसके साथ कुछ रूल्स हम ऐड करते हैं। रूल्स कुछ ऐड होता है और कुछ सारे रूल हमारे भाषाओं में ऐड नहीं होता है, दूसरे भाषा में ऐड होता है। जैसे मैंने प्रिंसिपल पैरामीटर थ्योरी के बारे में बताया, तो वो जो ऐड नहीं होता है वो पैरामीटर में चला जाता है, प्रिंसिपल नहीं। और ये लेक्सिकॉन में ऐसे बेसिक रूट्स सभी भाषाओं में है, दिखता है। वही यूनिवर्सल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन्स होते हैं। कैसे टाइप के नाउन इंपॉर्टेंट नहीं है, नाउन्स होते हैं। वर्ब होते ही है। ऐसे ऐसे भाषा हमने देखा ही नहीं है, ह्यूमन लैंग्वेज, जिसमें जिसमें वर्ब नहीं है। वर्ब बेसिकली इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, इज द सेंटर ऑफ ऑल आर्गुमेंट्स। तो कारक थियोरी में भी तो यही कहा जाता है कि वर्ब से ही सब कुछ शुरू होता है। तो डीप स्ट्रक्चर का एक आइडिया है, बेस कंपोनेंट जो मैंने बताया अभी, लेक्सिकॉन और रूल्स, जिसे चॉम्स्की फ्रेज स्ट्रक्चर या पीएस रूल्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के एक बेस कंपोनेंट तैयार होता है, जो एक डीप बेसिक स्ट्रक्चर देता है। इस डीप बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अर्थ का आरोप किया जाता है या सेमांटिक कंपोनेंट को ऐड किया जाता है। इससे एक सरफेस स्ट्रक्चर टाइप का कुछ निकल आता है, जो हम लिखने में हमें दिखता है, एक सेंटेंस जैसे दिखता है। अभी तक वो सेंटेंस नहीं बना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रूल ऐड करने के बाद सेंटेंस बनता है। तो हम देखेंगे कि बाद में कारक थियरी में चॉम्स्की का कारक थियरी, केस थियरी बोलिए, थीमेटिक आर्गुमेंट थियरी बोलिए, उसमें कारक थियरी का कैसे इन्फ्लुएंस था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि चॉम्स्की का जो थियरी है उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो ये पिक्चर बहुत बहुत सही से नहीं आया, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, पर आप यहाँ पे देखिए तीन तीन सिचुएशन, तीन थियरी चॉम्स्की का यहाँ पे बताया गया है 1965, शिलाजीत जी 1980। पिछले स्लाइड में हेलो जाइए सर। और बताइए पाणिनि के ग्रामर से कैसे क्लोज है ये मॉडल उनका चॉम्स्की का। हाँ सर, मैं वो बाद में जाना चाहता हूँ कारक थियरी के बाद। नहीं, ये जो मॉडल है ग्रामर का ना, जो बेस हाँ कंपोनेंट जो है वो डीप स्ट्रक्चर को जनरेट करता है। थोड़ा सा पाणिनि के ग्रामर में भी क्या है कि सूत्र पाठ है और धातु पाठ है, गण पाठ है। धातु पाठ गण हाँ पाठ सर, लेक्सिकॉन हो गया, सूत्र पाठ हो गया एक तरह से फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। क्लोज सिमिलैरिटी है दोनों के मॉडल में, ये कहना चाह रहा था। ठीक, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू। हाँ सुभाष जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो इसमें जो लेक्सिकॉन आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, ये लेक्सिकॉन जो है इट्स बेसिकली द बेस ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पे हम इसको फोनोलॉजिक मतलब जैसे अभी सर ने बताया, इसको अगर हम गणपाठ के हिसाब से या सूत्रपाठ के हिसाब से, धातु पाठ के हिसाब से देखेंगे तो बेसिकली रूट्स है, लेक्सिकॉन में रूट्स रहते हैं। और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स जो सर ने बताया, वैसे हिसाब से अगर हम रूट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डीप स्ट्रक्चर आता है। डीप स्ट्रक्चर में क्या आता है? डीप स्ट्रक्चर इज बेसिकली द सेमांटिक आर्गुमेंटरी रिप्रेजेंटेशन। सेमांटिक रिप्रेजेंटेशन अभी तक बाहर नहीं आया है सेंटेंस के हिसाब से, वो अभी हमारे दिमाग में है एज ए कॉन्सेप्ट। तो पार्ट ऑफ ससुर के हिसाब से, ससुर को हम कंपेयर करेंगे तो ये पार्ट ऑफ स्टिल आवर लंग और कॉम्पिटेंस अभी वो बाहर नहीं आया, परफॉर्मेंस में नहीं आया। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट जो आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशनल कंपोनेंट में ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स अप्लाई हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल अप्लाई हो रहा है मतलब कैसे टाइप्स का सेंटेंस निकल के आएगा, प्रश्न है मतलब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव है, पैसिव है। ऐसे रूल्स अप्लाई होने के बाद जो इंटेंशन है हमारा बोलने का, जो इंटेंशन है वो निकल के आ रहा है सर्फेस स्ट्रक्चर के सेंटेंस के हिसाब से। फोनोलॉजी उसको स्पेल आउट कर रहा है। इसे आप देखिएगा बाद में एक स्पेल आउट कंपोनेंट है, अगर आप 1995 वाला जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे तो वो स्पेल आउट कंपोनेंट है। तो बेसिकली स्पेल आउट कंपोनेंट के बाद 1995 में चॉम्स्की बोल रहे हैं फोनेटिक फॉर्म और लॉजिकल फॉर्म दो अलग है। लॉजिकल फॉर्म बेसिकली सेमांटिक रिप्रेजेंटेशन है और कोवर्ट मूवमेंट एटसेट्रा, वो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे उसमें। वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंस है जो मन में चलता है, जो अंडरस्टैंडिंग में भी आता है, जो सुन रहा है, जो लिसनर है उसके दिमाग में कैसे डिकोड होता है हमारा सेंटेंस, वो एलएफ में आता है या लॉजिकल फॉर्म में आता है। और फोनेटिक फॉर्म जो है वो स्पेल आउट के बाद हम जो सुन रहे हैं, जो ऑडिबल कंपोनेंट है, वो है फोनेटिक फॉर्म। तो इस तीनों के साथ सर ने जैसे बताया अभी अभी उसको हम जोड़ सकते हैं और उसको जोड़ने में हमको पता चल रहा है कि एक सिमिलैरिटी दोनों में है। मतलब जो बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चॉम्स्की प्रोपाउंड कर रहे हैं और जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पाणिनि में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के। तो जो मैथमेटिकल लॉजिक चॉम्स्की आज यूज कर रहे हैं उसका यूज पाणिनि ने ऑलरेडी उनके सिस्टम में किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। केस ग्रामर में अगर हम आएंगे बाद में कारक थियरी के साथ इसको थोड़ा कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। चार्ल्स फिल्मोर 1968 में केस फॉर केस नाम के पेपर में केस ग्रामर का आइडिया दिया था। तो केस ग्रामर में बेसिकली क्या होता है, हम सेंटेंस को ऐसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से, जैसे एक ट्रेडिशनल कंपोनेंट के हिसाब से देखते हैं, उसके 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 सिवा, उसके अलग जाके हम उसको कुछ रोल्स असाइन करते हैं उसमें, जो डीप केसेस कहा जाता है। जैसे अगर कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, जॉन गेव मनी टू द स्कूल। यहाँ पे गिविंग मनी इज बेसिकली एन एक्शन, एक कर्म हो रहा है यहाँ पे, जो जिसका एजेंट है जॉन। तो सब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से क्या होता है, बाकी जो सेमांटिक रोल है वो क्लियर नहीं होता। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये कैसे रिलेटेड है टू द वर्ब, टू द एक्शन। तो केस ग्रामर का इन्फ्लुएंस यहीं पे ऐसे ही रहा कि जो रोल, सेमांटिक्स रोल यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है, उसको डिस्टिंग्विश करने का प्रयास किया गया है केस ग्रामर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हाँ, ये यहाँ पे हम आ रहे हैं गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी 1981 चॉम्स्की, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको जो स्ट्रक्चर था। तो केस ग्रामर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ पे थीमेटिक रिलेशन पे। थीमेटिक रिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा सेमांटिक रोल। सेमांटिक रोल क्या है? सेमांटिक रोल बेसिकली जो वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को या जितने सारे कंपोनेंट है वर्ब के आसपास उसको जो एक्शन के हिसाब से रोल असाइन करता है, जो रोल आरोप करता है उसके ऊपर, जो कौन एक्शन कर रहा है, कौन एक्शन का रिसीवर हो रहा है, कहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसको सेमांटिक रोल कहा जाता है। जैसे 16 मेजर सेमांटिक रोल्स के बारे में इसमें कहा गया है, आप देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया गया है। एजेंट एक्सपीरियंस, एजेंट जो करता है जनरली वही एजेंट होता है। हमारा कारक थ्योरी में जो करता होता है, कर्ता के बहुत सारे टाइप्स वहां पे होते हैं। यहाँ पे एक्टिव एजेंट, पैसिव एजेंट ऐसे नहीं होता है। इन जनरल वन सिंगुलर एजेंट ही कहा जाता है। एक्सपीरियंसर, स्टिमुलस, थीम। आई गेव अ बुक टू समबडी, अगर ये सेंटेंस मैंने किसी को एक किताब दिया, तो यहाँ पे एजेंट अगर मैं हूँ और कोई जिसको ये बुक मिला वो अगर एक्सपीरियंसर है या पेशेंट और रिसीवर है, तो जो बुक है, जो किताब है, वो है बेसिकली थीम जो मैं दे रहा हूँ किसी को, जो किसी के पास से किसी के पास जा रहा है। तो ये थीमेटिक रोल का इन्फ्लुएंस सेमांटिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रहा चॉम्स्की के गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे हम कारका मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। कारका थ्योरी कॉन्सेंट्रेट्स अपॉन द कनेक्शंस और डिपेंडेंसीज बिटवीन द वर्ड। तो कारका थ्योरी डिपेंडेंसी के ऊपर, डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है? एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का जो रिलेशन या एक निर्भरता, जो एक शब्द दूसरे शब्द के ऊपर निर्भर है, निर्भरशील है, उसके हिसाब से एक रोल असाइन होता है। जैसे यहाँ पे 6 टाइप के मेजर टाइप के कारक के बारे में कहा गया है। इसमें भी एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस का हिसाब है, पर मान के चलते हैं ऐसे ही। आप देखेंगे प्राइमरी में कर्ता है, कर्म है, करण है, तो कर्ता, कर्म, करण, ये सब हिसाब अगर हम पहले स्लाइड के हिसाब से देखेंगे 16 जो सेमांटिक रोल के बारे में हमने बताया, तो वहां पे कर्ता एजेंट हो सकता है, करण थीम, पेशेंट, ये इंस्ट्रूमेंटल फोर्स, ये सब के साथ हम कारक थ्योरी का ये रोल्स को कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक हिसाब से देखा जाए तो इसी के ऊपर मॉडल्ड है। इसी के ऊपर मॉडल्ड है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सेमांटिक रोल जो असाइंड इन्होंने किया है 1981 में चॉम्स्की ने जो किया है, वो पहले से ही कारका मॉडल में एक हिसाब से है। डिफरेंस है दोनों में, दोनों थ्योरी में हल्का डिफरेंस तो है ही, क्योंकि इंडिपेंडेंटली डेवलप थ्योरी है, पर इन्फ्लुएंस तो क्लियरली दिख रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी और आकांक्षा के फॉर्म में जो म्यूचुअल नीड्स है, पद में जो म्यूचुअल नीड्स है उसके हिसाब से एक दूसरे के पास मतलब बेसिकली एक डेरिवेशन होता है नीड बेसिस पे। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थियरी ही नहीं, बल्कि 1993 में जो लेटेस्ट थियरी आया, जो 1995 में मिनिमलिस्ट प्रोग्राम नाम का किताब में चॉम्स्की बता रहे हैं, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल सिंटैक्टिक ऑपरेशंस, जिसे मर्ज या मूव कहा जा रहा है, मर्ज से पहले मूव है। तो ये मूव के लिए एक जिसे बोलते हैं इम्पेटस का जरूरत पड़ता है, एक चीज, ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है जिसके लिए मूवमेंट होना चाहिए। तो ये जो मूवमेंट के लिए जो इम्पेटस है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आकांक्षा के साथ। हम उसे चॉम्स्की उसे कह रहे हैं, चॉम्स्की उस टर्म को कह रहे हैं ग्रीड। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं या मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। कुछ सारे ऐसे लैंग्वेज हैं, जैसे हमारे भारतीय भाषाओं में देखते हैं, हिंदी में या बांग्ला में, अगर हम कंपेयर करेंगे प्रश्न को या इंटरोगेशन स्ट्रक्चर को इंग्लिश के साथ, वहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो प्रश्नबोधक शब्द हैं वहां पे, जैसे इंग्लिश में व्हाट, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, वो सेंटेंस जब बनता है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, शब्द सेंटेंस के शुरू में, वाक्य के एकदम शुरू में आता है,
ये एक मूवमेंट हो रहा है। क्यों मूवमेंट? क्योंकि चॉम्स्की का थियोरी अगर आप देखेंगे, ग्रामेटिकल सिंटैक्टिक ग्रामेटिकल थियोरी अगर आप देखेंगे, तो वहां पे पता चलेगा कि जैसे वर्ब से सारे रोल्स असाइंड होते हैं, जैसे रोल्स हमने बताया, एजेंट, पेशेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटरनल आर्गुमेंट, एक्सटर्नल आर्गुमेंट, वो वर्ब के जो डोमेन है या वर्ब फ्रेज है, शुरू में उसमें असाइंड होता है। डीप स्ट्रक्चर को याद कीजिए, जो डीप स्ट्रक्चर हमने बताया था, तब डीप स्ट्रक्चर जब है, ये वर्ब के फ्रेज में ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं। जब सरफेस स्ट्रक्चर आ रहा, तब जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। WH वाला जो है वो इंटरोगेशन सेंटेंस में मूव करके सेंटेंस के शुरू में जा रहा है। ये जरूरत नहीं है कि डीप स्ट्रक्चर में वो सेंटेंस के शुरू में है, ये जरूरत नहीं है। पर जब ये जा रहा है, इस मूवमेंट के पीछे एक कारण है, उस पोजीशन को फिल अप करने का एक ग्रीड है। उसी को हम थोड़ा बहुत आकांक्षा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम कंपेयर करें तो ये दिखेगा कि इवन द लेटेस्ट थियरी ऑफ नोम चॉम्स्की has some influential borrowing from the कारका theory। तो कंपैरिजन करते हैं तो ये सिमिलैरिटी दिख ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिंटैक्टो सेमांटिकली केस असाइंड होता है, ये टेक्स्ट समराइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। और कारका को हम जैसे, इंग्लिश तो उतना सेमांटिक मतलब जिसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शनली रिच लैंग्वेज नहीं है, मतलब उसमें इन्फ्लेक्शनल कैटेगरीज कम होता है, वर्बल एंडिंग्स, नॉमिनल एंडिंग्स, ये सब उतना ज्यादा नहीं होता है जो भारतीय भाषा में होता है। तो उससे केस का पता नहीं चलता, केस जो जैसे यूरोपियन भाषाओं में केस जिसे कहा जाता है, तो उसको एनालाइज करने में हमारे कारक थियरी जो है वो हेल्प कर सकता है और ऑलरेडी कर चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। तो जैसे यहाँ पे अगर हमने एनालिसिस करने का कोशिश किया है एक सेंटेंस से, जो आप पहले देखेंगे, अगर फर्स्ट दो एग्जांपल जो है, द मैन कट द वुड, इंग्लिश केस सिस्टम के हिसाब से या गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थ्योरी बोलिए या मिनिमलिस्ट प्रोग्राम बोलिए, उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एजेंट तो बेसिकली एक ही है, मैन कट द वुड। अगर हम एक बड़ा सेंटेंस ले लें ऐसे कि द मैन कट द वुड विथ एन एक्स, ये समझ लीजिए ये हमारा बेसिक सेंटेंस है। तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, या जो जेनरेटिव थियरी जो चॉम्स्की का है उसमें क्या कहा जाएगा, इसमें एजेंट सिर्फ एक ही है, वो मैन है। और इसमें जो एक्स है, कट विद एक्स, इसको हम एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं मानेंगे इसको, इसमें कोई सिमेंटिक रोल नहीं होगा। सिमेंटिक रोल सिर्फ सेंटेंस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है उस पर आरोपा जाता है, इसमें नहीं जाएगा। कारक थियरी में हम देखेंगे तो दो टाइप के कर्ता के हिसाब से हम देख सकते हैं। वुड को किसने काटा, यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टिंग्विश किया है कि मैन, मैं कट को मतलब कट किसने किया, मैन ने किया, किसको किया, वुड को किया। और अगर नीचे देखेंगे तो तीन डिविजन हो सकता है कि मैन और एक्स दोनों ही एजेंट हो सकते हैं हमारे कारक थियरी के हिसाब से, प्राइमरी और सेकेंडरी कर्ता के हिसाब से। सेकंड आप देखिए यहाँ पे कैसे हमने असाइन करने का कोशिश किया है कारक सिस्टम को एक इंग्लिश सेंटेंस में। दिस इज बेसिकली एन अटेम्प्ट टू एनालाइज द इंग्लिश सेंटेंसेस विद द कारक थियरी। तो yesterday Sambhavi beat the dog with the stick in front of the shop, यहाँ पे अगर हम कारक थियरी के हिसाब से देखेंगे तो हम सारे सेमेंटिक रोल असाइन कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंग्लिश सिंटैक्स या जेनरेटिव सिंटैक्स के हिसाब से या सेमेंटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो इनमें बहुत सारे रोल्स ऐसे हैं जो असाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो कालाधिकरण है उसको एडजंक्ट माना जाता है। बीट विथ अ स्टिक ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द शॉप ये जो लोकेशन है, देशाधिकरण यहाँ पे जो है जैसे हमने मार्क किया है, इसको एडजंक्ट माना जाएगा। एडजंक्ट कहने का मतलब क्या है, ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है। ऐसा एनालिसिस का प्रॉब्लम क्या है, ऐसा एनालिसिस का प्रॉब्लम ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम कारक थियरी को अप्लाई करके यहाँ से डिराइव कर रहे हैं वो मिसिंग हो जाएगा। सिमेंटिक एनालिसिस अगर हम जेनरेटिव के हिसाब से करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा इंपॉर्टेंट सेमेंटिक रोल को कैप्चर करने में, जहां पे कारक थियरी इसको एडिक्वेटली डिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सर आप इसके बारे में अगर बताएं।
देखिए ऐसा है कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं फोनोलॉजी फोनेटिक्स में, जो संस्कृत में रूल राइटिंग का मैकेनिज्म है पाणिनि में, उससे बहुत मैच करती है, बहुत सिमिलर है। यदि आप फोनोलॉजी में जो जेनेटिव फोनोलॉजी है उसमें रूल लिखने की प्रक्रिया को देखें तो जैसे हमने नीचे दिया है प्लस वोकैलिक गेट्स लेंथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैलिक एंड सवर्ण, तो उसको अका सवर्ण दीर्घ पाणिनि जो कहते हैं, अक का दीर्घ होगा यदि सवर्ण आता है तो पाणिनि की जो प्रिसाइज रूल राइटिंग प्रक्रिया थी उसको उससे इन्फ्लुएंस हुए, हम कह सकते हैं, इमिटेट कहना ठीक नहीं रहेगा, उससे इन्फ्लुएंस हुए जो पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक परंपरा है। और ये हम दिखाना चाह रहे थे कि एक सूत्र जो है अगर सवर्ण दीर्घ को यदि हम लिखें आधुनिक फोनोलॉजी की परंपरा में तो ऐसे लिखेंगे इसको। अगली स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चलें सुभाष जी। हाँ, आप बताइए मशीन अनुवाद पे तो जल्दी करें, समय हो रहा है आपका। हाँ सर, तो मशीन अनुवाद पे अगर हम बताएं तो जो लिंग्विस्टिक्स टूल का हिसाब या लिंग्विस्टिक्स का जो एप्लीकेशन होता है, जैसे स्पीच एनालाइजर जहाँ पे हम ध्वनि विश्लेषण करते हैं, मॉर्फ एनालाइजर जहाँ पे हम शब्द को विश्लेषण करते हैं, पीओएस एग्रीगेट एनोटेशन जहाँ पे हम वाक्य को विश्लेषण करते हैं। तो उसमें फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स का जैसे जेनरेटिव स्कूल के बारे में या चॉम्स्की सिंटैक्स के बारे में हमने बताया, जैसे कारक मॉडल के बारे में हमने बताया, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होता है। और रूल ऑफ लिंग्विस्ट क्या है? बेसिकली लैंग्वेज एनालिसिस। लैंग्वेज एनालिसिस का मतलब सेंटेंस एनालिसिस, फोनेटिक एनालिसिस या मॉर्फेमिक एनालिसिस। और नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक मेथड विद स्पेसिफिक ग्रामर, जो जिस भाषा में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कंप्यूटेशनल टेक्निक के बारे में आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। यही रोल ऑफ लिंग्विस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको आगे बढ़ जाए, अगले स्लाइड पे जाए सीधे। सुभाष जी अगली स्लाइड पे चलें। हाँ, अच्छा, ये मैं बताना चाह रहा था कि आज यदि एक फॉर्मल नोटेशन सिस्टम में यदि हम भाषा की विधियों को कन्वर्ट करना चाहें तो हम एक स्ट्रिंग की बात करते हैं, और स्ट्रिंग एक अल्फ़ाबेट से बनता है। अल्फ़ाबेट फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होता है। यदि हम माने कि ABC किसी भाषा में अल्फ़ाबेट है के सिंबल्स हैं, पिछले स्लाइड पे चलें, पिछले स्लाइड पे सुभाष जी, पिछली स्लाइड। हाँ, तो ABC भी एक वैलिड स्ट्रिंग उस भाषा में बन सकती है, और स्ट्रिंग को हम पद कहते हैं पाणिनि में, और एम्प्टी स्ट्रिंग को हम लोप कह सकते हैं। और एम्प्टी स्ट्रिंग का लेंथ हम 0 मानते हैं, ये लिखने की का तरीका है। लेंथ ऑफ ई वुड बी 0। ई है एम्प्टी स्ट्रिंग, उसको हम लोप कहते हैं पाणिनि में। और एफिक्स को प्रत्यय पाणिनि में कहा जाता है। और यहाँ पर फॉर्मल लैंग्वेज में, रूपात्मक भाषा में प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि शब्द ABC है तो उसके प्रीफिक्सेस का सेट एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, A होगा, AB होगा, ABC, ठीक है। और सफिक्सेस का सेट EC, BC और ABC होगा। इसको उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ने में कहते हैं। और एक शब्द है कॉन्कैटिनेशन प्रक्रिया है, जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, पहले शब्द का टेल और दूसरे शब्द का हेड यदि साथ ज्वाइन किए जाए तो उसको हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, इसको हम संहिता कहते हैं। और संहिता के बाद पाणिनि में संधि भी हो सकती है। तो ये सिमिलर प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पे जाए सुभाष जी, अगली स्लाइड पे सुभाष जी। हाँ, अब एक जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर की बात, पाणिनि ने ग्रामर की हायरार्की है, चॉम्स्की ने ग्रामर्स की हायरार्की दी है, और हर ग्रामर की प्रोडक्शन कैपेसिटी और पावर के बारे में बात किया है। इसमें कॉन्टेक्स्ट ग्रामर का इस्तेमाल कंपाइलर्स में किया जाता है। तो जरा उसकी बात देखें कैसे पाणिनि से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो जी जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर का सिंबल जी मान लीजिए है, तो वो 4 तत्वों से बना होता है। एक नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स, टर्मिनल एलिमेंट्स, प्रोडक्शन और एस सिंबल, स्टार्ट सिंबल। नॉन टर्मिनल जैसे वी है, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, डिटर्मिनर है, संज्ञा क्रिया वगैरह है। पाणिनि में इसको अक, सवर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सारे हमारे नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स पाणिनि में हो सकते हैं। टर्मिनल में अंग्रेजी में मान लीजिए हम कहें तो शब्द, किसी भाषा में शब्द होंगे जो एक्चुअल शब्द टर्मिनल एलिमेंट्स होंगे। और पाणिनि में भी जो चर्चा करते हैं वो ध्वनि और शब्द, ये पाणिनि के भी टर्मिनल एलिमेंट्स हो सकते हैं कंटेक्स्ट ग्रामर के हिसाब से।
तो प्रोडक्शन पी जो है वो हम एरो के हिसाब से डिनोट करते हैं। पाणिनि के सारे सूत्र ए गोज टू बी इफ सी वाले मोड में है। ए गोज टू बी, जैसे हम कहें कि अगर सवर्ण है दीर्घ, अ का सवर्ण होगा अगर, अ का दीर्घ होगा अगर सवर्ण है तो, इको यणची, एक का यण होगा यदि अच है, तो सारे इसी मोड में है, ए गोज टू बी इफ सी। तो ये जो प्रक्रिया रूल राइटिंग की थी और कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में आया। और यहाँ पर हम देखें कि जो अल्फा है वो स्ट्रिंग है, जिसे हम कहें कि कोई भाषा जो है उसमें जितने भी शब्द हैं वो नॉन टर्मिनल और यूनियन टर्मिनल, इन दोनों के संयोग से जितने भी शब्द बन सकते हैं वो भाषा कहलाती है। और अल्फा जो है ये कोई एक शब्द है उस भाषा से, वो शब्द टर्मिनल भी हो सकता है और नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, और ऐसे स्टार्ट सिंबल है। तो जो कंटेक्स्चुअल ग्रामर की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है, और उसका पाणिनि से बहुत स्पष्ट सिमिलैरिटी आप देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः पाणिनि के व्याकरण की ये जो अंडरस्टैंडिंग वेस्ट के व्याकरणों ने, लिंग्विस्ट ने की, उससे ये परंपरा प्रभावित हुई है निश्चित रूप से। अगली स्लाइड में सुभाष जी। और ये जो BNF जो नोटेशन सिस्टम है जिसको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन और कंपाइलर डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो देखें, जैसे हम कहें कि S गोज टू NP-VP, पाणिनि में कहें तो पदा गोज टू सुपतिंग, सुप्तिंग अंतम पदम, ठीक है। तो ये डिफाइन हम कर सकते हैं उसको, दी एस सिंबल को यहाँ पर फिर हम सब्सिक्वेंटली नाउन फ्रेज को डिफाइन करेंगे, वर्ड फ्रेज को डिफाइन करेंगे, फिर जो टर्मिनल आइटम्स होंगे, और फिर उस ढंग से जो डेरिवेशन चलेगी। तो पाणिनि में डेरिवेशन की प्रक्रिया इसी ढंग से होती है, इसी तरीके से होती है। अगली स्लाइड में चलें, अगली स्लाइड में सुभाष जी चलिए, अब चला दीजिए, आप बताइए। थैंक यू सर। इसमें ये लास्ट स्लाइड है हमारे प्रेजेंटेशन की, तो इसको इससे पहले मैं एक थोड़ा छोटा चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सिंटैक्स में सर ने बताया, जैसे जनरेटिव सिस्टम में या अभी कंप्यूटेशनल सिस्टम में जो डेरिवेशन होता है उसका एग्जांपल जैसे आपको दिखा, सिमिलरली जो मतलब पाणिनि का जो सिस्टम में मैथमेटिकल डेरिवेशन का आइडिया जैसे है, जैसे प्रेजेंट है, वो काफी इन्फ्लुएंस किया है सेमांटिक्स को भी। मतलब गॉटलोव फ्रेगे का जो सेमांटिक मॉडल हमने देखा है, जो लिंग्विस्टिक्स में यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में यूज होता है, उसमें जो मैथमेटिकल सिंबल्स यूज होते हैं जिसे मेटा लैंग्वेज बोल रहे थे हम शुरू में, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इन्फ्लुएंस है और सिमिलर सिस्टम है ये दोनों, जो अभी यूज हो रहा है और जो पाणिनि ने यूज किया था उस टाइम पे। तो इन सब कुछ को मिला के सिंटैक्स को देखें, सेमांटिक्स को देखें, डिफरेंट वर्जन ऑफ थ्योरी को देखते हुए, ये एक क्लियर चीज है कि शुरू में ससुर हो या हमारे ट्रुबित्स्कॉय हो या बाकी लिंग्विस्ट हो, विलियम जोन्स हो, जैसे इनको भी पाणिनि भर्तृहरि दोनों ने बहुत इन्फ्लुएंस किया था, जहां से मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जन्म हो रहा है। अभी तक वो इन्फ्लुएंस खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो इन्फ्लुएंस के रिजल्ट आज हमको दिख रहा है जब हम कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप कर रहे हैं जहां पे सेंटेंस डिराइव हो रहा है। तो दिस इज अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ पाणिनि's influence which is still there. Now the last slide speaks about certain future directions, इसके बारे में ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, हमारे पास रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जो संस्कृत के स्टूडेंट्स है, जो स्कॉलर्स है, अगर वो थोड़ा पाणिनि के बारे में, उनके सिस्टम्स के बारे में लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से जाने और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को या स्कॉलर्स को बताएं, एक कम्युनिकेशन तैयार हो, तो काफी सारे रिसोर्स वहां से ग्रामर के लिए तैयार हो सकते हैं, जो एक प्योर इंडियन सिस्टम की तरफ जा सकता है। जैसे मैंने बाद में बताया, लिंग्विस्टिक नॉलेज क्लब्ड विद कंप्यूटेशनल प्रोफिशिएंसी, ये बहुत जरूरी है। लिंग्विस्ट के पास लिंग्विस्टिक नॉलेज है, स्कॉलर संस्कृत के पास ग्रामर का नॉलेज है, दोनों को ही कंप्यूटेशनल प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, मतलब रिसर्च के लिए हम कि जो ऐप बनाएंगे या जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो किस काम पे यूज होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। लेसर नोन लैंग्वेजेस में अभी तक हमने हिंदी में यूज किया है, बांग्ला में यूज किया है, इंग्लिश में भी यूज करने का कोशिश किया है पाणिनियन मॉडल्स को। अगर हम बाकी सारे लेसर नोन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल जो आदिवासी लैंग्वेज जिसे कहा जाता है,
जो मुंडारी है या जो हो है या ऐसे लैंग्वेजेस में क्या हम सेमांटिक इन्फ्लुएंस मतलब डेरिवेशन के लिए पाणिनी मॉडल का यूज कर सकते हैं, उसको देखना होगा। और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम जो सेमांटिकली सोफिस्टिकेटेड है, नॉट ओनली सिंटैक्टिकली, जिसमें पाणिनी का और भी ज्यादा यूज पॉसिबल है, ये हमें देखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। सर को धन्यवाद। बीच में सर ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, सिस्टम को डिस्क्राइब कर दिया। और अभी सबको नमस्कार फिर से। इफ यू हैव क्वेश्चंस, द डिले आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद शिलादित्य जी। एक सूचना है कि YouTube लाइव आज नहीं हो पाया तकनीकी कारणों से, तो Facebook लाइव किया है और उसका लिंक आपको चैट पे भेज दिया है। तो आप अपने मित्रों से कह दीजिए जो लोग यहाँ पर Zoom पे नहीं आ पा रहे तो वो Facebook लाइव पे आ जाए। शिलादित्य ने बहुत अच्छा एक बताया भाषा वैज्ञानिक परंपरा और कैसे हमारी अपनी परंपरा से प्रभावित हुई होगी। और हमेशा देखिए सेफ साइड ये रहता है कि प्रभावित हुई होगी ऐसा कहना चाहिए। प्रभावित हुई या आधार है, ये बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न उठ सकता है। तो जैसे आपने देखा कि काफ़ी समानताएं हैं चॉम्स्की के जो भाषा विज्ञान के मॉडल्स हैं, काफ़ी परिवर्तन उन्होंने अपने मॉडल्स में किया है और परिवर्तन करते करते पाणिनि के और भी नज़दीक आ गए वो। तो आपने देखा उसको कितनी समानताएं हैं। शिलादित्य भाषा विज्ञान की साइड से मेरे छात्र हैं। हमारे विभाग में कई विषयों से आते हैं लोग पीएचडी करने, संस्कृत के ज़्यादा होते हैं और भाषा विज्ञान के फिर होते हैं, फिर कंप्यूटर साइंस के भी होते हैं। तो शिलादित्य भाषा विज्ञान की साइड से आए हैं और पाणिनि का इस्तेमाल कर रहे हैं मशीन अनुवाद के अपने पीएचडी के टॉपिक में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिलादित्य जी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जितने भी व्याख्यान हो रहे हैं इस सब का एक कलेक्शन राइटिंग में हम एडिट करेंगे और आपको प्रस्तुत करेंगे हिंदी में। तो शिलादित्य आपकी हिंदी बड़ी अच्छी रही। ये मुझे लगता है धन्यवाद। बंगाल क्षेत्र के होते हुए भी आपकी हिंदी बड़ी सराहनीय है, अच्छी है। आई होप कि वी कुड लर्न बांग्ला इन सेम प्रोफेशन से। बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।